हाँ जी, नमस्कार। इलेक्ट्रीशियन ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इंडियन ऑयल का जो पेपर हुआ था 29 सितंबर 2024 को, थर्ड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था टेक्निकल अटेंडेंट का, तो सबसे पहले बात करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की। इसमें पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा भूमिगत केबल का उपयोग करने का प्रमुख दोष है। ये बोल रहा है कि जो भूमिगत केबल होती है, अंडरग्राउंड जो केबल अपन काम में लेते हैं, उनमें दोष कौन सा होता है। पहला ऑप्शन है अधिक क्षति की संभावनाएं, यानी कि जो क्षति होती है उसको फिजिकली जो हानि होती है उसकी संभावना अधिक होती है। सेकंड है जोड़ों की, जो जोड़ों की उच्च लागत है, जो जॉइंट है, जो उनमें जॉइंट किए जाते हैं उनमें उच्च लागत होती है। सी ऑप्शन है उच्च अनुरक्षण लागत। डी ऑप्शन है अधिक दोषों का उत्पन्न होना। तो इसके अंदर राइट आंसर होगा जोड़ों यानी कि जो जॉइंट हैं उनकी उच्च लागत, यानी कि जो अंडरग्राउंड केबल होती हैं, अंडरग्राउंड केबलों में जॉइंट करने के लिए जो कॉस्ट होता है वो अधिक। अगर जो अपन बात करें सिरोपरी जो लाइनें होती हैं उनमें जो केबल होते हैं उनकी बजाय जो अंडरग्राउंड केबल, जो भूमिगत केबल काम में ली जाती हैं, उनमें केबलों को आपस में जॉइंट करने के लिए, जोड़ने के लिए जो इसकी जो लागत होती है, जो कॉस्ट होता है वो अधिक होता है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, यदि तीन धाराएं हैं, करंट की वैल्यू दे रखी है कि एक जो कोई परिपथ है जो केसीएल है, तीन धाराएं दे रखी हैं 2 एम्पियर, 4 एम्पियर और 6 एम्पियर, एक संधि में प्रवेश कर रही है। यानी कि तीन धाराएं हैं जो एक संधि है उसमें प्रवेश कर रही हैं। तो 2 एम्पियर, 4 एम्पियर और 6 एम्पियर एक संधि में प्रवेश कर रही हैं। तो केसीएल की पूर्ति करने के लिए, जो केसीएल है उसकी पूर्ति करने के लिए संधि से निकलने वाली कुल धारा कितनी है। यानी कि केसीएल की पूर्ति करने के लिए संधि से, यानी कि जो टोटल धारा है वो कितनी निकलेगी इसमें से। तो इसमें क्या होता है कि धारा है वो होती है, जुड़ती है। धारा क्या होती है, जुड़ती है इसमें। तो इसमें अगर अपन बात करें तो 2 + 4 + 6 एम्पियर, टोटल अपने को 12 एम्पियर धारा हमें मिल जाएगी। इसके बाद में थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, IS 1255 के अनुसार जो इंडियन स्टैंडर्ड रूल है उसका जो 1255 इंडियन स्टैंडर्ड रूल 1255 के अनुसार सड़क क्रॉसिंग के लिए, जो रोड क्रॉसिंग है उसके लिए भूमिगत केबल बिछाने हेतु कितनी न्यूनतम गहराई आवश्यक है। यानी कि ये बोल रहा है कि इंडियन स्टैंडर्ड 1255 जो रूल है उसके तहत अगर हमें सड़क की क्रॉसिंग है, जहाँ से सड़क क्रॉस होती है वहाँ भूमिगत केबल बिछानी है, तो हमें उसकी न्यूनतम जो गहराई है वो कितनी चाहिए जिससे कि केबल को नुकसान ना हो। पहला ऑप्शन है 750 mm, सेकंड है 450 mm, थर्ड है सी ऑप्शन है 550 mm, डी ऑप्शन है 650 mm। तो इसमें राइट आंसर होगा 750 mm। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। भारत के राष्ट्रीय विद्युत संहिता के अनुसार दीर्घकालिक निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु भूमिगत केबलों के लिए विद्युत रोधी सामग्री में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होनी चाहिए। अंडरग्राउंड केबल है तो उसके लिए हमें क्या विशेषता होनी चाहिए उसकी। तो उसमें पहला है निम्न पैरावैद्युतांक, बी ऑप्शन है उच्च नम्यता, सी ऑप्शन है आर्द्र और रसायन के प्रति उच्च प्रतिरोध, और डी ऑप्शन है निम्न लागत। तो इसमें क्या है कि ये बोल रहा है कि अगर अपने को भूमिगत केबल है काम में लेनी है तो भूमिगत केबलों के अंदर जो विद्युत रोधी अगर सामग्री अपन काम में लेते हैं भूमिगत केबलों में, तो उसकी जो विशेषता है वो क्या होनी चाहिए।
तो आर्द्रता, जो आर्द्रता है यानी कि नमी है, वो नमी सोखने वाली नहीं होना चाहिए। और रसायन जो जो रासायनिक जो क्रिया है उसके प्रति उच्च प्रतिरोध, यानी कि उससे रसायन जो होते हैं उनसे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो हमें आर्द्र और रसायनों के प्रति उच्च प्रतिरोध, यानी कि रसायनों से उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। तो इसके अंदर सही ऑप्शन है सी। 5 नंबर का क्वेश्चन है, आयरन क्लेड ट्रिपल पोल मेन स्विच का दूसरा नाम क्या है? जो ICTP स्विच होता है, आयरन क्लेड ट्रिपल पोल, जो मेन स्विच हम काम में लेते हैं, उसका दूसरा नाम क्या होता है? ए ऑप्शन है IPAC स्विच, बी ऑप्शन है ITCP स्विच, सी ऑप्शन है TPIC स्विच, और फिर लास्ट ऑप्शन डी है TPCI स्विच। तो इसके अंदर क्या है, जो ICTP आयरन क्लेड ट्रिपल पोल स्विच का नाम है वो है, दूसरा नाम क्या है? TPCI। तो इसका सही आंसर हो गया इसमें डी, इसको सही आंसर इन्होंने माना है। इसके बाद में एक धारा प्रचालित ELCB जो होती है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर जो होता है, जो धारा यानी कि धारा से प्रचालित होती है, करंट से प्रचालित होने वाली जो ELCB, यानी कि जिसको अपन इसकी फुल फॉर्म अगर बात करें अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होती है, उसमें एक टोरॉइड वलय होती है, टोरॉइड वलय जिसको बोलते हैं, उसमें चुंबकीय पदार्थ काम में लिया जाता है। चुंबकीय पदार्थ पर कितनी प्राथमिक एवं द्वितीयक वाइंडिंग लपेटी जाती है? यानी कि उसमें एक टोरॉइड वलयाकार होती है जिसमें चुंबकीय पदार्थ काम में लिया जाता है। उस चुंबक के ऊपर जो चुंबकीय पदार्थ है, उस चुंबक है, उसके ऊपर प्राथमिक वाइंडिंग लपेटी जाती है, यानी कि उसमें प्राथमिक एवं द्वितीयक वाइंडिंग लपेटी जाती है। तो उसमें कितनी वाइंडिंग लपेटी जाएंगी, यानी कि प्राथमिक में कितनी होंगी, सेकेंडरी में कितनी होंगी, ये इसने पूछा है। जो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है उसमें वाइंडिंग है, उसमें प्राथमिक में कितनी वाइंडिंग के जो लपेट होते हैं वो होंगे और सेकेंडरी में कितने होंगे। तो इसमें पहला ऑप्शन है 1 प्राथमिक होगा और 2 द्वितीयक, यानी कि प्राथमिक में 1 और द्वितीयक में 2, तो ये नहीं होगा। 1 प्राथमिक और 1 द्वितीयक, 2 प्राथमिक और 2 द्वितीयक, 2 प्राथमिक और 1 द्वितीयक, यानी कि इसमें जो चुंबकीय पदार्थ है उस पर अगर अपन वाइंडिंग के लपेट करते हैं, जो लपेटों की संख्या होती है उसमें लपेट कितने होंगे, तो उसमें प्राथमिक में तो होंगे 2 और सेकेंडरी में होंगे 1, यानी कि जो द्वितीयक वाइंडिंग होती है उसमें 1 लपेट होगा। 7वां क्वेश्चन है 3 फेज मोल्डेड केस परिपथ विच्छेदक, यानी कि अपन बोलते हैं मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म क्या होती है MCCB जो होती है, 3 फेज में जो MCCB होती है के लिए, उसके लिए 500 वोल्ट पर अधिकतम धारा वहन क्षमता कितनी होगी? यानी कि 500 वोल्ट पर अधिकतम धारा वहन क्षमता कितनी होगी? तो इस वहन क्षमता की बात करें तो अधिकतम की बात करते हैं तो इसके अंदर होती है 10 से 200 एम्पियर, इसमें धारा वहन क्षमता होती है इसकी। जो 3 फेज MCCB होती है उसके लिए 500 वोल्ट पर जो उसमें से धारा वहन करने की जो क्षमता होती है वो होती है 10 से 200 एम्पियर। तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा डी। PVC कंड्यूट क्यों प्रचलित है? यहाँ पे जो वायरिंग है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो इसमें PVC जो पॉलीविनाइल क्लोराइड क्यों प्रचलित है, जो फिटिंग है वो PVC की काम में क्यों ली जाती है, मतलब इसमें बोल रहा है कि क्यों प्रचलित है। वो ये है कि वे भारी होते हैं, नहीं, वे सुचालक यानी कि सुचालक तो नहीं होनी चाहिए, महंगे भी नहीं होती, तो वे होती है आदर, यानी कि आदर और रसायनों के प्रति प्रतिरोध होते हैं, यानी कि रासायनिक क्रिया होती है उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और ये आदर यानी कि नमी का भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
इसलिए जो पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड है वो अधिक प्रचलित इसीलिए है क्योंकि उस पर नमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और रासायनिक जो है रसायन जो होते हैं उनका भी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए यह अधिक प्रचलित है। 9th क्वेश्चन है, किरचॉफ नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत प्राचल विपरीत किया जाता है? तो किरचॉफ नियम के द्वारा कौन सा होता है? वोल्टेज। तो इसका राइट आंसर हो गया डी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, केबल की ऊष्म विसरण क्षमता बढ़ाने के लिए किस प्रकार की स्क्रीन का उपयोग किया जाता है? जो केबल है उसकी ऊष्म विसरण क्षमता बढ़ाने के लिए किसका काम में लिया जाता है? तो धातु होती है, धातु काम में ली जाती है। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा BIS मानक के अंतर्गत भारत के राष्ट्रीय विद्युत संहिता 2023 का हिस्सा नहीं है? यानी कि जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो मानक है उसके अंतर्गत 2023 की जो भारतीय राष्ट्रीय विद्युत संहिता है उसमें क्या क्या नहीं आता है? तो राइट आंसर है इसका विद्युत वाहनों में विद्युत संस्थापन। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, माप के लिए माइक्रोमीटर का उपयोग करने से पहले क्या किया जाना चाहिए? यानी कि जो माइक्रोमीटर है उससे हम मापते हैं तो उससे पहले हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है बी, जिसमें है कि यह सुनिश्चित करना चाहिए कि माइक्रोमीटर साफ़ हो, यानी कि वो उससे कचरा वगैरह लगा हुआ नहीं हो, वो साफ़ होना चाहिए। इसके लिए राइट आंसर है यह सुनिश्चित करना चाहिए, यानी कि माइक्रोमीटर को काम में लेने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि माइक्रोमीटर साफ़ है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसे साफ़ करके काम में लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पाइप वाइस होती है कार्य वस्तु उसके सतह पर कितने बिंदुओं पर पकड़ता है? यानी कि जो पाइप वॉइस होती है वो अगर किसी वस्तु यानी कि जो पाइप या किसी को पकड़ने के लिए जिससे हम उसको कसते हैं तो उसको पकड़ते हैं तो उसकी जो सतह है यानी कि पाइप वाइस की जो सतह है वो कितने बिंदुओं पर पकड़ता है, यानी कि उसके अंदर कितने बिंदुओं पर वो पकड़ता है पाइप जो होता है, तो उसको 3 जगह से वो कसता है, यानी कि जो पाइप है वो 3 जगहों से उसको पकड़ता है। 4 लैंप हैं और समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। समांतर क्रम में क्या होता है? वोल्टेज समान होती है, तो समांतर क्रम में वोल्टेज समान होगी और धारा अलग अलग होती है। तो यहाँ पे क्या है, लैंप जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में, तो हर में क्या होगा? समान वोल्टेज होगा। तो इसमें इनपुट वोल्टेज 20 है, तो ये पूछा कि इसमें है 10 वाट वाले लैंप में वोल्टेज कितना होगा? तो 10 वाले वोल्ट में कितना होगा? 20 वोल्ट इसका, 10 वाट वाले में 20 वोल्ट इसका वोल्टेज होगा। तो राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, धातु के पृष्ठ पर वेल्डिंग के लिए, अगर अब कोई धातु है उसके पृष्ठ पर वेल्डिंग के लिए फिलर रोड या जिसको अपन भरक छड़ भी बोलते हैं, फिलर रोड का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस कारक पर विचार नहीं किया जाना चाहिए? यानी कि यहाँ ध्यान रखना, यह नहीं किया जाना चाहिए, ये पूछ रहा है ये कि नहीं किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा कोर सज्जा, यानी कि एज प्रिपरेशन का प्रकार है उसके बारे में हमें ध्यान नहीं रखना होता है। उसमें क्या होता है, उसमें हम ध्यान रखते हैं कि आधार धातु का प्रकार और संरचना, यानी कि जो धातु है, जो आधार धातु है जिसको वेल्डिंग करना है, जिस पर वेल्डिंग करनी है, उसका प्रकार, वो किस प्रकार की धातु है, उसकी संरचना कितनी है, और जो आधार धातु है उसका बेस मेटल यानी कि जो आधार धातु है वो कितनी कठोर है, वो उसकी ध्यान होती है, और वेल्डिंग की स्थिति का हमें ध्यान रखना होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया कोर सज्जा, यानी कि एज प्रिपरेशन
का प्रकार हमें ध्यान में नहीं रखना होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय विद्युत संहिता के अनुसार, जो भारत की राष्ट्रीय विद्युत संहिता है उसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत संस्थापन पर लागू नहीं है। यानी कि भारत की राष्ट्रीय विद्युत संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से विद्युत संस्थापन पर लागू नहीं होता। तो किस पर लागू नहीं होता? मोटर वाहनों पर यह लागू नहीं होता है। यानी कि जो कार्यालय भवन है, चिकित्सा स्थल है, होटल है, जो घर है, इन पे ये लागू होता है। तो यहाँ पे जो मोटर वाहन है उनके लिए जो भारत की राष्ट्रीय विद्युत संहिता जो रूल बनाया गया है वो इस पे लागू नहीं होता। एकल फेज ट्रांसफार्मर, यानी कि जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है उसमें इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए, यानी कि इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? यानी कि जो सिंगल फेज जो ट्रांसफार्मर होता है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने का क्या कारण है? यानी कि हम क्यों मापते हैं इंसुलेशन प्रतिरोध? तो इसके अंदर क्या होता है कि इंसुलेशन जो होता है उसकी गुणवत्ता, इंसुलेशन की गुणवत्ता का आंकलन करना और संभावित ब्रेकडाउन का पता लगाना, इसका मेन उद्देश्य यही होता है। जो प्राथमिक उद्देश्य है वो यही होता है कि इंसुलेशन की गुणवत्ता का हमें आंकलन करें, यानी कि उसकी गुणवत्ता का हमें पता चल जाए और संभावित जो ब्रेकडाउन होता है उसका हमें पता लगाने के लिए हम जो इंसुलेशन प्रतिरोध है वो मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इंसुलेशन की गुणवत्ता का आंकलन करना और संभावित ब्रेकडाउन का पता लगाना। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज तार को चुनते समय, जो फ्यूज तार है उसको चुनते समय लोड के प्रकार पर विचार करना क्यों आवश्यक है? यानी कि जो फ्यूज तार अपन काम में लेते हैं तो उसको काम में लेने से पहले हम लोड, जिस सप्लाई में लोड जुड़ा हुआ है, जितना लोड जुड़ा हुआ है कि इतना लोड इसमें है, उसका विचार हमें उसको ध्यान में क्यों रखा जाता है? फ्यूज तार को काम में लेने से पहले ये ध्यान में क्यों रखा जाता है कि कितना लोड आगे जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर है कि यह सुनिश्चित करें, यानी कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि तार लोड के करंट को संभाल सकता है और गलत ट्रिपिंग से बचा जा सके। यानी कि उसको लोड का हमें पता इसलिए रखा जाता है कि अगर हमने तार कम लोड का हमने काम में ले लिया और लोड अगर हमें चाहिए ज़्यादा, लोड ज़्यादा है, जो परिपथ है उसमें लोड ज़्यादा है और हमने फ्यूज तार है वो हमने कम लोड तक का हमने लगा दिया, तो वो फ्यूज तार जल जाएगा, जिससे ट्रिप हो जाएगी। ट्रिप होने की वजह से फिर वो सप्लाई कट हो जाएगी। इसलिए इसके अंदर राइट आंसर होगा डी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि तार लोड के करंट को संभाल सकता है, यानी कि आगे लोड कितना है उतने लोड तक तो तार इसको उतने लोड को संभाल लेगा, उससे ज़्यादा लोड होते ही वो ट्रिप हो जाएगा और गलत ट्रिपिंग ना हो। इसलिए हमें लोड का प्रकार, यानी कि कितना लोड है, किस प्रकार का लोड है, तो उस प्रकार को ध्यान में रखकर हमें फ्यूज तार को चुनते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की वायरिंग का उपयोग, जो वायरिंग है उस व्यवस्थित स्वरूप प्राप्त करने तथा केबलों को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है? यानी कि कौन सी वायरिंग है जिसका उपयोग व्यवस्थित रूप से, और केबल है उनको यांत्रिक सुरक्षा यानी कि बाहरी सुरक्षा है, चोट से सुरक्षा प्रदान करने के लिए काम में लिया जाता है। तो राइट आंसर होगा पीवीसी कैसिंग कैपिंग जो वायरिंग होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड कैसिंग एंड कैपिंग की जो विधि होती है वायरिंग की, वो काम में ली जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर पर विद्युतरोधी प्रतिरोध का परीक्षण करने के लिए, ट्रांसफॉर्मर पर विद्युतरोधी प्रतिरोध का परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक सामान्य विधि है? विद्युतरोधी परिपथ
यानी कि जो ट्रांसफार्मर है उसमें विद्युत रोधी प्रतिरोध का परीक्षण करने के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है, तो हाई वोल्टेज टेस्टिंग डीसी से। जो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, उसमें डीसी काम में ली जाती है, यानी कि हाई वोल्टेज डीसी टेस्टिंग जो होता है वो काम में लिया जाता है, यानी कि जो उच्च वोल्टेज डीसी परीक्षण काम में लिया जाता है। तो आज की वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में 20 से आगे के जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।